नंबर सीक्वेंसेस और पैटर्न्स में ना आहिस्ता आहिस्ता चेंज आया हुआ है। इसमें पहले कुछ सीक्वेंसेस थे जो ये लोग पूछते नहीं थे, पहले क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस पहले नहीं पूछते थे, एक्सपोनेंशियल पहले नहीं पूछते थे। अब वो एक्सप्लिसिटली उन्होंने कह दिया कि अब हम पूछा करेंगे। ठीक है, तो है आसान है लेकिन इतना मसला नहीं है उनका, लेकिन हम सीखते जाएंगे। अच्छा, पहली बात तो ये कि मुझे मालूम है कि ये चैप्टर तुम लोगों को बहुत जहर लगता है और बहुत बुरा लगता है, तो आई एम गोइंग टू फिक्स दैट चैप्टर वंस फॉर ऑल टाइम। हम एंड पे पास पेपर्स भी करेंगे। थोड़ा सा तुम लोगों को स्टेमिना मेंटेन करना पड़ेगा। इधर मैथ्स कम है लेकिन समझने वाली चीजें ज्यादा होंगी। जो पहली सबसे अंडरस्टैंड करने वाली चीज है कि ये एक चैप्टर नहीं है, ये दो अलग चैप्टर्स हैं। नंबर सीक्वेंसेस एक डिफरेंट चैप्टर है और पैटर्न्स एक डिफरेंट चैप्टर है। नंबर सीक्वेंसेस और पैटर्न्स दो अलग अलग चैप्टर्स हैं। ठीक है, हमें क्योंकि इनको बीच में आइडेंटिफाई नहीं करना आता, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कब क्या कर रहे हैं, एंड हेंस हम कंफ्यूज होना शुरू होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले नंबर सीक्वेंसेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको पैटर्न्स करवाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको मिक्स करके वो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और आपने उसमें से डेटा सेपरेट सेपरेट कैसे करना है। चलिए, हम सबसे पहले सीक्वेंसेस के साथ स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंसेस में जो सबसे पहला सीक्वेंस हमारे सिलेबस में है, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस, इनकी स्पेशलिटी क्या होती है? ये सेम अमाउंट से या तो ऐड हो रहे होते हैं वैल्यूज अगली वैल्यू पे जाने के लिए। सो 4, 7, 10, 13 कितने से ऐड हो रहा है? 3 ऐड होता जा रहा है हर दफा। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 19 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तो सेम वैल्यू ऐड हो रही होगी, या बेटे सेम वैल्यू माइनस हो रही है। ऊपर जो वैल्यू माइनस हो रही है, जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम रहना चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पे बेटे 12 आ जाएगा और फिर -2 कर दोगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक सीक्वेंसेस उन सीक्वेंसेस को कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस उन सीक्वेंसेस को कहते हैं जिनमें या तो आप सेम अमाउंट से प्लस कर रहे हो या सेम अमाउंट से माइनस कर रहे हो। मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जो सीक्वेंस है वो हमारे ए लेवल के सिलेबस का पार्ट है, वो आपको ओ लेवल में टेस्ट नहीं करेंगे हम। ठीक है, जिनमें सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई होता है या सेम अमाउंट से डिवाइड होता है, उनको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कहते हैं, वो आपका आगे ए लेवल्स के सिलेबस का पार्ट है, वो ओ लेवल में टेस्ट नहीं होंगे। ऑलराइट, सो सबसे पहली बात, इनकी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, मैं बिल्कुल बेसिक से बोलूंगा, तो अगर किसी को बिल्कुल ये भी नहीं ना पता कि nth टर्म क्या होती है, मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो 2 मिनट के लिए अटेंटिव रहना। ठीक है, सो nth टर्म इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, nth टर्म होती क्या है, बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं a क्या होता है। a is the first term of the sequence. A is the first term of the sequence. तो फॉर एग्जाम्पल पहले सीक्वेंस के लिए बताइए a क्या लेंगे? 4, और दूसरे के लिए a क्या होगा? 20। तो a is the first term of the sequence. A is the first term of the sequence. ये बात सबको क्लियर हो गई? ऑनलाइन वालों, एवरीवन क्लियर? ठीक है, a is the first term of the sequence. D is the common difference of the sequence. D is the common difference कि कितने से चेंज आ रहा है। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला एक बेटा पर्टिकुलर, कोई से दो नेबरिंग टर्म्स पकड़े, उनमें नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर दो। कोई से दो नेबरिंग टर्म्स पकड़े, कोई से दो नेबरिंग टर्म्स पिक करें वहां पे, और मैं भी हाईलाइट करके पिक करता हूं रैंडम, कोई से दो। ये देखिए, ये दोनों को पिक कर लिया, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? नेक्स्ट टर्म, अगली वाली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दें। 13 माइनस 10 इज +3। ऑल राइट, इसी तरह नेगेटिव के लिए भी पकड़ लेते हैं। ये 14 और 12 लेट्स से, कोई सी दो नेबरिंग टर्म्स पिक करें। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला इज नेक्स्ट टर्म विच इज 12 माइनस 14, दैट वुड बी -2। तो अगर सीक्वेंस आगे को जा रहा होगा तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होता है, पीछे जा रहा हो तो माइनस में होता है। याद रखिएगा, द बेस्ट टेक्निक इज ऑलवेज टू यूज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कॉमन सेंस से नहीं करना चाहिए, उसकी एक वजह होती है, अगर नंबर्स नेगेटिव में आ जाए तो हमारा परसेप्शन थोड़ा गलत हो जाता है। तो हमेशा दो टर्म्स पिक करनी चाहिए, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देना चाहिए, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। ऑलराइट, यहां तक क्लियर हो गया? सो ए कौन हो गया? ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें नजर आ गई। अब मैं आपको जो सबसे कंफ्यूजिंग मसले हैं आपकी जिंदगी के, वो मैं बताने लगा हूं। एन क्या होता है और nth टर्म क्या होता है? एन क्या होता है और nth टर्म क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये मैं अब आपको बताता हूं। अच्छा बेटा, ये देखिएगा, मैं जूम इन करता हूं। सो ये वैल्यू क्या लिखी हुई है इस टाइम पे जिसको मैंने सर्कल किया? 10। ये वैल्यू क्या लिखी हुई है?
10। अच्छा ये बात मैं 2-3 दफा रिपीट करूंगा क्योंकि ये बात पहली दफा में सबको नहीं समझ आती है। अटेंटिव रहना लेकिन जरा, ताकि आप 2-3 दफा सुन लो। ये वैल्यू क्या लिखी हुई है? 10। ये सीक्वेंस में कितनवीं पोजीशन पे लिखी हुई है? थर्ड पोजीशन पे लिखी हुई है। यहां पे बेटा n की वैल्यू है 3 क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है, और वैल्यू क्या लिखी हुई है? 10। nth टर्म इस टाइम पे 10 है। जो वैल्यू लिखी होती है वो nth टर्म होती है, और वो जिस जगह पे लिखी होती है वो n होता है। फॉर एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं, ये 12 जो लिखा हुआ है बेटे कितनी पोजीशन पे लिखा हुआ है? 5th। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है बेटे? 5। n बताता है कि पोजीशन क्या है, किस जगह पे जाके सीक्वेंस में आपने वैल्यू लिखी हुई है, और nth टर्म बताता है बेटे कि वहां पे लिखा क्या हुआ है। तो वह nth टर्म इस टाइम पे क्या है बेटे? 12 है। तो ये बात अच्छे से याद कर लें कि n बताता है कि जो आपकी वैल्यू है वो आपके सीक्वेंस में कितनी पोजीशन पे लिखी हुई है, ठीक है। और nth टर्म बताता है कि उस जगह पे जाके लिखा क्या हुआ है, वहां पे वैल्यू क्या लिखी हुई है। ये दोनों बातें मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं साथ नोट्स के अंदर। n tells us the position number, n आपको पोजीशन बताएगा कि कहां पे है। nth term tells us the value written on that position number, ठीक है। तो अगर n is equals to, मैं कहता हूं दूसरे सीक्वेंस को देखिएगा, n is equals to 3 अगर मैं ले लूं, तो what am I talking about? n is equals to 3 का मतलब है थर्ड पोजीशन पे यहां पे n की वैल्यू 3 हो जाएगी, nth टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? nth टर्म की वैल्यू 16 हो जाएगी। वहां जो वैल्यू लिखी हुई है सीक्वेंस पे वो nth टर्म होती है, और वो जो पोजीशन होती है सीक्वेंस में कि आप कितनी जगह के ऊपर हैं वो क्या होती है बेटे? वो n होता है। ये बात यहां तक क्लियर होगी? ठीक है। सो अभी 4 बातें मैंने समझा ली। nth टर्म का फॉर्मूला किन के लिए लग सकता है? सिर्फ अरिथमेटिक सीक्वेंसेस के लिए। अगर आपकी वैल्यू सेम अमाउंट से ज्यादा हो रही है या सेम अमाउंट से कम हो रही है, ठीक है, इनको अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलेंगे। और अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए बेटे nth टर्म का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज d, ठीक है। देखो मुझे एक बात पता है, सीक्वेंसेस का इनहेरेंट फियर बहुत ज्यादा होता है बच्चों में, ठीक है। मैं तुम लोगों के लिए ये चैप्टर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड और आसान कर दूंगा। इसमें कोई रैंडमनेस नहीं होगी कि बेटा आपने खुद से सोचना था। वो जो एक हमें बताया जाता है ना कि बेटा आप सोच लो, देख लो, यही सीक्वेंस बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये फुली स्ट्रक्चर्ड चैप्टर है जिसमें मैं आपको 4 टेक्निक सिखाऊंगा। उन्हीं 4 टेक्निक्स में से आपका सीक्वेंस होगा, इसके बाहर नहीं होगा कभी भी। तो जस्ट स्टे फोकस, हम जिन चीजों को हैंडल कर लेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंसेस कौन से होते हैं बोलो? अरिथमेटिक सीक्वेंस कौन से होते हैं बेटे? हाँ जी, जिनके अंदर सेम अमाउंट से प्लस करो या सेम अमाउंट से क्या करोगे? माइनस करोगे। और वो जो जितना प्लस या माइनस कर रहे होगे वो कॉमन डिफरेंस होगा आपका, और ए फर्स्ट टर्म होगी। nth टर्म का फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ऑल राइट, चलो आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। हम इस क्वेश्चन से बहुत कुछ लर्न करेंगे। इस एक क्वेश्चन में मैंने हर वो वेरिएशन डाली हुई है जो अरिथमेटिक सीक्वेंस के साथ एग्जामिनर पूछ सकता है। तो इस एक क्वेश्चन के बाद आपको अरिथमेटिक का कुछ और करने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए पहले एक सीक्वेंस देखते हैं। सीक्वेंसेस 4, 7, 10, 13 इज इट इवन अरिथमेटिक और नॉट? चेक करें। कैसे चेक करेंगे? +3, फिर +3, फिर +3, हर दफा सेम अमाउंट से, सेम 3 से हो रहा है। उन्होंने कहा राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स, बताइए। 16 और 9, ठीक हो गया। अच्छा ये बाय द वे पास्ट पेपर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ये ऐसे नहीं कि आसान सवाल डाला हुआ है बीच में मैंने। ऑलराइट, फाइंड एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? इक्वेशन को, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ n, इसका क्या मतलब होता है? इन टर्म्स ऑफ n, इसका मतलब आपके फाइनल आंसर में n होगा। इन टर्म्स ऑफ पाई जब कहते हैं तो फाइनल आंसर में पाई लिखा होगा। इन टर्म्स ऑफ n मतलब n आंसर में होगा। फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, बेटे nth टर्म का फॉर्मूला बताना। nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस। अच्छा अब पेपर में बहुत से बच्चे, हम मॉक्स वगैरह चेक करते हैं, बच्चे ना सारा फॉर्मूला ठीक लिखते हैं, एक गलती कर जाते हैं, ये वाला प्लस लिखना भूल जाते हैं। अब वो a और n-1 इंटू डी आपस में क्या हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद? वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद। सो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला पूरा ठीक से याद रखना, a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक हो गया। अच्छा सो a इज द फर्स्ट टर्म, a इज द फर्स्ट टर्म, कितनी है फर्स्ट टर्म बेटे? 4 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। जी कॉमन डिफरेंस कितने का? आइए कॉमन डिफरेंस के लिए कोई से 2 नेबरिंग टर्म्स को उठा लीजिए, 13 और 16 को उठा लेते हैं। सो 16 माइनस 13
+3 का है, ठीक हो गया, इनटू कॉमन डिफरेंसेस 3। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4 + 3n-3, सबको समझ आ गया? अच्छा यहाँ पे गलती हो जाती होती है, ध्यान रखना, ये जो 3 है बेटे ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, n से अलग होगा, 1 से अलग होगा। 4 + 3n-3, तो बेटे मेरी nth टर्म क्या आ गई? My nth term is equals to 3n + 1। अच्छा अब अगली बात, सर ये nth टर्म आ तो गई, ये होती क्या है? ये हमने क्या फाइंड किया? व्हाट डज दिस टेल अस? बेटे ये बेसिकली हमारे इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला आ गया। ये कहता है कि आप मुझे बताओ कौन सी पोजीशन नंबर पे आप चेक करना चाहते हो, वो पोजीशन नंबर इधर डालो, वहां पे क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। सो फॉर एग्जाम्पल हम चेक करना चाहते हैं थर्ड पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है, तो यहां पे n की जगह पे राइट साइड पे क्या पुट कर दो आप? 3। इमेजिन करो यहां पे 3 पुट कर दिया आपने, क्या आंसर आएगा? 3 3 9, 9 + 1 10। चलो ऊपर चल के देखो, थर्ड पोजीशन पे देख लो 10 लिखा हुआ है, ठीक है। सो nth टर्म हमें क्या बताती है? nth टर्म हमें कहती है कि मुझे बताओ कौन सी पोजीशन नंबर आपने चेक करनी है, वो राइट साइड पे डालो, तो लेफ्ट साइड पे आंसर किसका आ जाएगा कि वहां पे क्या वैल्यू लिखी हुई है, तो nth टर्म हमें बताती है कि वहां पे क्या लिखा होगा उस जगह के ऊपर। सो nth टर्म इज द जनरल फॉर्मूला। अब आप अगर आपने, मैं कहता हूं आपसे कहता हूं 50th टर्म निकालो, तो अब आप मतलब एक तो वो बिल्कुल ही ब्रूट फोर्स तरीका है कि आप लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ जब तक 50th टर्म ना आ जाए, ठीक है। तो दैट विल बेसिकली गारंटी यू अ डी ग्रेड इन कैम्ब्रिज, ठीक है, क्योंकि आप यही करके आओगे और तो कुछ नहीं आपसे होगा फिर उस दिन। तो आपने बेटे क्या करना है, आपने कहना है कि हमें nth टर्म का फॉर्मूला आता है, हम nth टर्म का फॉर्मूला इधर लिखते हैं, और हमें nth टर्म के फॉर्मूला में हमें 50th टर्म चाहिए, तो हमें पोजीशन पता चल गई, कौन सी पोजीशन चाहिए बेटा हमें? 50th। तो ये किसकी वैल्यू होगी? n की वैल्यू होगी, ये बेटी n की वैल्यू होगी। यहाँ पे भी 50 लिख दो, यहाँ पे भी 50 लिख दो। तो 50th टर्म, अब यहाँ पे 50 लिखोगे तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा? 50th टर्म इज इक्वल टू 3 × 50 + 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटे? 151। अच्छा मेरा गोल ये नहीं है कि मैं आपको ये फॉर्मूला लगाना सिखा लूं, मेरा गोल ये है कि आपको क्लैरिटी से पता हो कि इसमें n और n+1 सॉरी nth टर्म में क्या फर्क है। सो n क्या बताता है? n बताता है किस पोजीशन के बारे में बात हो रही है। तो इस सीक्वेंस की 50th पोजीशन पे अगर हम आगे चलते जाएं तो वहां जाके देखेंगे तो वहां पे क्या नंबर लिखा हुआ मिलेगा बेटे हमें? 151 लिखा हुआ मिलेगा। तो n इज 50, दैट इज टेलिंग अस कि हम कहां पे हैं? हम 50th पोजीशन के ऊपर हैं, और nth टर्म इज 151। इसका मतलब है कि 50th पोजीशन पे जाके जब हमने देखा तो वहां पे टर्म क्या लिखी हुई थी बेटे? दैट वाज 151। सो nth टर्म के फॉर्मूला के अंदर n बताता है कि कौन सी पोजीशन पे देखना है, nth टर्म बताता है कि वहां पे क्या वैल्यू लिखी हुई है। ये बात सबको क्लियर हो गई? क्योंकि बात अभी एग्जामिनर रिवर्स में चेक करने लगा है। देखिएगा बेटे, क्वेश्चन दोबारा देखिएगा, मैं एक सेकंड nth टर्म कॉपी कर लूं, बार बार चाहिए। ऑलराइट जी, given that the nth term of this sequence, sorry, given that the nth term of this sequence is 61, उन्होंने कहा आगे जाते जाओ सीक्वेंस में, कहीं पे आगे जाके ना वैल्यू क्या लिखी हुई है? 61। वी डोंट नो कि वहां पे पोजीशन क्या है उस टाइम पे, वैल्यू कितनी जगह पे ये लिखी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, ये बात हमें पता है, हमें पता है nth टर्म इज 3n+1, ठीक है। वहां पे लिखा क्या हुआ है, वैल्यू क्या लिखी हुई है? 61। तो बेटे आप कहां पे nth टर्म की जगह पे क्या लिखोगे? वैल्यू जो होती है वो nth टर्म होती है, ठीक है। तो 61 लिखा हुआ है ना वहां पे, तो nth टर्म की जगह पे क्या लिखोगे आप? 61। और आपको नहीं पता कि वहां पे पोजीशन क्या है बेटे, तो 3n+1, यहां से आप n की वैल्यू निकाल लोगे, 20 आ जाएगी। 60 इज इक्वल टू 3n। तो दैट मीन्स जब यहां पे 20th पोजीशन के ऊपर, जब आप 20th टर्म पे पहुंचोगे तो वहां पे क्या लिखा होगा आपके पास? 61, ठीक है। अच्छा ये बात भी समझ आ गई। अच्छा तो हमें बड़ी चीजों की एकदम से, हमें थोड़ी सी देर में काफी चीजों की क्लैरिटी हुई है। पहली बात तो हमें nth टर्म और n में नहीं फर्क पता होता, हमें लगता है वो सेम ही होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। सीक्वेंस के अंदर कितनी जगह के ऊपर चीज पड़ी हुई है, दैट इज n, और वहां पे वैल्यू क्या लिखी हुई है, दैट इज nth टर्म। अच्छा अगला वाला देखते हैं, ये nth टर्म है मेरी। अच्छा पहली बात तो ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा हुआ है? nth टर्म के लिए।
अगर kth टर्म चाहिए तो हर जगह पे क्या लिख लो, तो kth टर्म विल बी इक्वल टू 3k प्लस 1। अच्छा ये जो 91 है, क्या ये पोजीशन की वैल्यू है या जो वहां पे वैल्यू लिखी हुई है वो है? वहां पे 91 लिखा हुआ है, ठीक है, वहां पे 91, तो ये आएगा यहाँ पे 91 इज द kth टर्म इज इक्वल्स टू 3k प्लस 1। तो 90 इज इक्वल्स टू 3k, तो k की वैल्यू इज 30। दैट मीन्स 91 लिखा होगा जब हमारी 30th पोजीशन। n की वैल्यू क्या होगी इस टाइम पे, n या k एक ही चीज है। जब n की वैल्यू 30 होगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे हमारे पास 91। अच्छा आराम से दोबारा एक पूरी बात रिवाइज करते हैं, क्योंकि ये बात बड़ी सॉलिड बात रहेगी और इस बात को हम आगे भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस, देयर आर 4 सॉर्ट्स ऑफ सीक्वेंसेस जो हमने याद करनी है, जिसके अलावा हमारे सिलेबस में नहीं है। नंबर 1 सीक्वेंसेस आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस, सेम वैल्यू ऐड हो रही हो या सेम वैल्यू माइनस हो रही हो तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। जितनी वैल्यू ऐड या माइनस हो रही है बेटे दैट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ए फर्स्ट टर्म होती है। अच्छा एन में और एन टर्म में क्या फर्क होता है, इस बात को मैं दोबारा करना चाहता हूं ताकि अगर किसी को क्लैरिटी नहीं रही तो वो क्लियर कर ले बेटे। बेटे ये देखिएगा, एक सीक्वेंस पिक कर लेते हैं, ये वाला ऊपर रेड वाला, और हम कहते हैं लेट्स सपोज ये 12 है। ये कितनी पोजीशन पे लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे n1 होता है बेटे, यहाँ n2 होता है, यहाँ n3। n बताता है कि आप कितनी जगह पे लिख रहे हो। n4 होता है, दिस इज n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे बेटे 5। तो यहाँ पे n5 है। n क्या बताता है, पोजीशन नंबर। और nth टर्म क्या बताता है कि इस जगह के ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी हुई है। सो nth टर्म बताता है वैल्यू क्या है, n बताता है कितनी जगह के ऊपर लिखा हुआ है। ये दो बातों का आपको फर्क पता होना चाहिए। ऑलराइट अच्छा, सो अब हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर हमें उन्होंने कहा था सबसे पहले तो दो टर्म्स फिल कर दो, हमने वो कर दी। nth टर्म का फॉर्मूला बना दो, हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, उसमें a और d की वैल्यू बस आपको पता होगी, आपने वो दोनों लगा दी तो आपके पास nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला यूनिवर्सल रहेगा इस उसके लिए सीक्वेंस के लिए। आप इसको जो पोजीशन बताओगे ये उसकी वैल्यू बता सकते हैं, आप इसको जो पोजीशन बोलोगे आप ये उसकी वैल्यू आपको बता सकते हैं फॉरन। सो अगर आप इसको बोलोगे 50th पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पे 50 डाल दोगे तो ये वैल्यू बता देगा कि वहां पे वैल्यू क्या लिखी हुई है, और वो क्या वैल्यू लिखी हुई थी वहां पे 151। आपने n की जगह पे 50 डाल दिया तो इसने आपको बताया देखो जी 50th टर्म जो है ना वहां पे क्या लिखी हुई है 151 लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर को पता है इसका उल्टा क्वेश्चन करो तो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा बच्चे के साथ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो उल्टा क्वेश्चन करते हैं, वो बता देते हैं वैल्यू क्या लिखी हुई है और वो पूछते हैं n की वैल्यू पता करो। तो उन्होंने कहा फाइंड गिवन दैट द nth टर्म इज 61, तो मतलब जो nth टर्म वहां पे लिखी हुई है वो बेटे कितनी है, वो 61 है। तो वहां पे वैल्यू 61 लिखी हुई है तो आप nth टर्म की जगह 61 डाल दो, n फाइंड कर लो। वो n की जगह कई दफा k लेके आ जाते हैं तो आप उससे परेशान नहीं हो। अगर nth टर्म का फॉर्मूला 3n + 1 था तो kth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा 3k। They're just changing the alphabet to make you guys upset। हमने कल भी देखा था वो m और n और नए अल्फाबेट्स लेके आ जाते हैं तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट का कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। सो kth टर्म इज 3k + 1। तो अब उन्होंने बताया था कि kth टर्म जो है वहां पर टर्म लिखी हुई है 91 लिखी हुई है, आपने बताना है k की क्या वैल्यू है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 30 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अगर कोई बच्चा ये 5 पार्ट्स कर लेता है, अरिथमेटिक्स का क्वेश्चन, अरिथमेटिक सीक्वेंसेस का क्वेश्चन इन 5 पार्ट से बाहर ना आज तक कभी निकला है ना उसके पास रूम है निकलने का। दीज आर द फाइनल 5 पार्ट्स। ऑलराइट, कॉमन डिफरेंस माइनस में हो फिर नेगेटिव साइन लेते हैं जी बेटा, बिल्कुल लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा था कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में होगा तो बिल्कुल। अच्छा अब जरा थोड़ा मेमोरी का काम है, थोड़ा सा मेमोरी का काम है गाइस। अच्छा गाइस मेरे साथ आगे चलो, ये अरिथमेटिक्स वगैरह के ऊपर ना हम दोबारा भी बीच में आगे ये मर्ज भी होगी। अटेंटिव, बहुत अटेंटिव चाहिए मुझे भी। अब अगर हमारा सीक्वेंस, तो हम जब भी किसी क्वेश्चन को देखेंगे हम सबसे पहला सवाल पूछेंगे ये अरिथमेटिक है कि नहीं। अरिथमेटिक होगा तो अरिथमेटिक का फॉर्मूला उस पर लगेगा। वो फॉर्मूला जो हमने ऊपर पढ़ा वो सिर्फ किसके ऊपर लग सकता है, वो सिर्फ अरिथमेटिक सीक्वेंस पे। और अरिथमेटिक सीक्वेंस का चेक क्या है, वो सेम वैल्यू से या तो ऐड हो रहा होगा या सेम वैल्यू से क्या हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। इफ इट इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस तो याद रखिएगा इट मस्ट बिलोंग टू दीज 3 कैटेगरीज। इफ इट इज नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इट मस्ट बिलोंग टू दीज 3 कैटेगरीज। तीनों कैटेगरीज याद कर लीजिए।
स्क्वायर नंबर्स, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये वो चीज है जो तुम लोगों को आज से पहले बिल्कुल ऐसे खौफनाक लगती थी, अभी तुमने 2 मिनट के बाद ये चीज आसान लगनी शुरू हो जाएगी। और यही चीज सिर्फ पूरे चैप्टर का मेन क्रक्स है। वंस वी आर डन विद दैट, आगे बच्चों वाला काम है इसके आगे, ठीक है। तो ये पूरे फोकस से अगले 10 मिनट सुनना है, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 3 तरह के नंबर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स, ट्राइंगल नंबर्स। स्क्वायर और क्यूब नंबर्स हमने सेशन के पहले दिन याद किए थे, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स आर 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। पहले 4 आपको जुबानी याद होने चाहिए, जो देखते ही पहचान लो कि ये स्क्वायर नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए। क्यूब नंबर्स 1, 8, 27, 64, 125, 216 और वो सारे हमने याद किए थे, ठीक है। पहले 4 जरूरी हैं क्योंकि पहले 4 से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। सो स्क्वायर नंबर्स 1, 4, 9, 16, क्यूब नंबर्स 1, 8, 27, 64, ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? ऑलराइट। अच्छा, ट्राइंगल नंबर्स ये नए हैं आप लोगों के लिए, 1, 3, 6, 10 एंड सो ऑन। इसमें 2 चीजें हैं, 2 तरह का पैटर्न होता है, मैं बता देता हूं। ट्राइंगल नंबर्स बेसिकली बेटे are the number of balls required to make a triangle, number of dots या number of balls required to make a triangle। तो आप लोगों ने देखा होगा स्नूकर या बिलियर्ड, अगर आप लोगों ने देखा है कभी, ठीक है, खेला है, तो बेटे एक तो 1 बॉल है ना, वहां से तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। इफ यू वांट टू मेक द स्मॉलेस्ट ट्राइंगल आउट ऑफ 3 बॉल्स, तो वो 3 बॉल्स आपको मिनिमम चाहिए होंगी, उससे कम में या ज्यादा में ट्राइंगल नहीं बनेगा। 4 बॉल से ट्राइंगल नहीं बना सकोगे। अगली दफा ट्राइंगल कब बनेगा? जब कितने बॉल्स हो गए होंगे? 6 हो गए होंगे आपके पास। अगली दफा आपके पास ट्राइंगल कब बनेगा? जब आपके पास बॉल्स कितने हो गए होंगे? 10 हो गए होंगे। तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्राइंगल नंबर्स, बिकॉज दे मेक ट्राइंगल्स आउट ऑफ डॉट्स या आउट ऑफ बॉल्स। अच्छा, इनके अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो आपको पिक करना आना चाहिए। 1 से 3 में कितना ऐड हो रहा है? 2। 3 से 6 में कितना ऐड हो रहा है? 6 से 10 में कितना ऐड हो रहा है? अगला नंबर क्या ऐड हो गया? ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। 15, फिर आगे 6 ऐड होता है, फिर 7 ऐड होता है। ये बात समझ आ गई? अच्छा, सो आपको 3 तरह के पैटर्न्स याद होने चाहिए, स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स एंड ट्राइंगल नंबर्स। अच्छा, बाय द वे स्क्वायर नंबर्स की सेम लॉजिक होती है उधर, ठीक है, कि आपको अगर स्क्वायर बनाना है तो यू नीड मिनिमम ऑफ 4 बॉल्स टू मेक अ स्क्वायर, then you need a minimum of 9 balls to make the next square, ठीक है, then a minimum of 16 to make the next square। उसके काम में स्क्वायर नहीं बनेगा ना, ठीक है। अच्छा, सो यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल नंबर्स, 3 नंबर्स याद करो, 1, 4, 9, 16, 1, 8, 27, 64। मुझे तुमसे ये रिक्वायर्ड है सिर्फ कि तुम पहले 4 नंबर फॉरन देख के पहचानो, 1, 4, 9, 16, 1, 8, 27, 64 और 1, 3, 6, 10। ये 4, मेरा कंसर्न 1, 3, 6, 10 के साथ है, बिकॉज मुझे पता है तुम लोगों ने ये पहले याद नहीं किया होता, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर नंबर की nth टर्म क्या होगी? n स्क्वायर। क्यूब नंबर की nth टर्म क्या होगी? n क्यूब। सिंपल, कॉमन सेंस। n स्क्वायर, स्क्वायर नंबर है तो n स्क्वायर, क्यूब नंबर है तो n क्यूब, पहचान लेंगे हम। अच्छा, ट्राइंगल नंबर है तो फॉर्मूला ये याद रखना, 1/2 n n plus 1, 1/2 n n plus 1, ये याद रखना, ठीक है। 1, 3, 6, 10 जहां लिखा नजर आ जाए उसके एंड पे क्या आएगा? 1/2 n into n plus 1, ये याद कर लेंगे हम। इनकी एक लिमिटेशन है, अब जरा गौर से सुनना, अब लड़ाई शुरू होने लगी है सुनना। इनकी एक लिमिटेशन है, ये nth टर्म्स, ये जो तीनों nth टर्म्स बेटे मैंने आपको नीचे दिखाई, ये nth टर्म्स सिर्फ तब वैलिड हैं अगर आपकी पहली टर्म क्या होगी? 1 होगी। अगर ये 1 ना हुई तो ये nth टर्म्स काम नहीं करती है नीचे वाली, इनको एडजस्ट करना पड़ता है फिर हमें, और वो एडजस्टमेंट में भी आपको सिखाने लगा हूं, ठीक है, अटेंटिव रहना प्लीज। सो अगर बेटे स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स या ट्राइंगल नंबर्स हैं, पहले तो आपको उनके पहले 4 डिजिट्स देख के, पहले 4 नंबर्स देख के पहचानना आना चाहिए कि कौन सी फैमिली है, ठीक है। और आपको, आप पास पेपर के क्वेश्चंस करोगे आपको समझ आएगी कि 90% ऑफ द टाइम जब तुमसे कोई सीक्वेंस नहीं फिगर आउट हो रहा था ना, वो असल में इस फैमिली को बिलोंग करता था, ठीक है। स्क्वायर नंबर्स आर 1, 4, 9, 16, क्यूब नंबर्स 1, 8, 27, 64, ट्राइंगल नंबर्स आर 1, 3, 6, 10, याद कर लो, 1, 3, 6, 10। Square numbers is n square, cube number is n cube, triangle number is 1/2 n into n plus 1। अभी याद कर लो, अभी याद कर लो, बाद में नहीं मौका मिलेगा, बाद में कैम्ब्रिज बिल्कुल आने वाले हैं साथ में पेपर्स। अच्छा, so 1/2 n into n plus 1, 1/2 n into n plus 1, these nth terms will only work if these sequences are starting from the number 1। तो अगर 1 से आगे या पीछे से स्टार्ट हो गए तो क्या होगा? वो अब हम पढ़ने लगे हैं। These are, if they are not starting from 1,
इनको शिफ्ट्स कहते हैं। परेशान नहीं होना, लिखा ज्यादा हुआ है ताकि नोट्स बाद में रिवाइज कर सको। असल में काम बिल्कुल बच्चों वाला और छोटा सा है, 1 नंबर का काम होता है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जी, सो ट्राइंगल वाला याद करना है? नहीं बेटे याद नहीं करना, वैसे आपके देखने के लिए, आपने देख लिया बस काफी है। याद क्यों करना है, पेपर थोड़ी देना आपने। अच्छा, ऑल राइट। मतलब मैं इधर मजाक करना हूँ सुबह संडे को उठ के, मैं ऐसी पागल हूँ लिख के बैठा हुआ हूँ, याद करना है ना, जाहिर है यार। अगर तो हमारा सीक्वेंस सुनो, तो हमने क्या बोला, ये nth टर्म सिर्फ कब काम करेंगी, जब कहां से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे, राइट, 1 से स्टार्ट, अटेंटिव रहना सिर्फ प्लीज। अच्छा, ये nth टर्म सब काम करेंगी जब आप 1 से स्टार्ट करोगे। अगर 1 से ना स्टार्ट हो रहे हुए और हुए स्क्वायर या क्यूब नंबर्स, तो दो ही केसेस हैं, या तो ये 1 के आगे से स्टार्ट हो रहे होंगे, 4 9 से स्टार्ट हो रहे होंगे, या 1 के पीछे से स्टार्ट हो रहे होंगे। 1 के पीछे क्या होता है, 0, या ये 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे, 0 से पीछे नहीं जा सकते ये, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ ये 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे। तो अगर ये 1 से ना स्टार्ट हो रहे हो, 1 के आगे से स्टार्ट हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 4 से आगे स्टार्ट हो गए या 9 से आगे स्टार्ट हो गए, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट, ठीक है। और अगर ये 1 के पीछे से स्टार्ट हो गए तो बेटे इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड शिफ्ट। तो बेटे इफ दे आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देयर विल बी शिफ्ट। इट विल बी अ फॉरवर्ड शिफ्ट इफ द नंबर स्टार्ट्स आफ्टर स्किपिंग द फर्स्ट टर्म्स। कोई फर्स्ट टर्म्स छोड़ के, पहली दूसरी टर्म छोड़ के आगे से स्टार्ट हो गया है, तो आपने n की जगह पे अगर एक टर्म छोड़िए तो n+1 लगा देना है, दो टर्म्स छोड़िए तो n+2 लगा देना है। मुझे पता है अभी समझ नहीं आ रहा, 2 मिनट दो मुझे बोलने दो, 2 मिनट बाद सबको समझ आ जाएगा। और अगर बैकवर्ड शिफ्ट आ रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट का मतलब नंबर पीछे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने n की जगह पे n-1 लगा देना है इसी nth टर्म के अंदर। लेट मी एक्सप्लेन बाय सम एग्जांपल। मैं अभी समझा लूंगा, 2 मिनट मेरे साथ रहना। मुझे पता है अभी मैंने डिलीवर नहीं किया, अभी समझ नहीं आया बात। राइट डाउन द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंसेस के क्वेश्चन पे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन अभी बताया था, इज इट अरिथमेटिक और नॉट, इज इट अरिथमेटिक और नॉट। चेक करें क्या सेम डिफरेंस है, 4 से 9 तक और 9 से 16 तक सेम है, नहीं है। पहले इस बात को रिजेक्ट करना है, फिर अगली फैमिली पे आना है। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस ना हो तो किस फैमिली को बिलोंग करेगा, स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल्स की फैमिली को बिलोंग करेगा। अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस ना हो तो स्क्वायर, क्यूब और ट्राइंगल वाली फैमिली को बिलोंग करेगा। कैन यू आइडेंटिफाई कौन सी फैमिली, स्क्वायर नंबर्स हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। सो 1 4 9 16 स्क्वायर नंबर्स थे, बिल्कुल है, वही है स्क्वायर नंबर्स है। बट आर दी ओरिजिनल स्क्वायर नंबर्स, ओरिजिनल स्क्वायर नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। अगर ये 1 से हो रहे होते तो बड़ा इजी काम था, n स्क्वायर आंसर हो जाना था। ये 1 से नहीं स्टार्ट हो रहे, ये 1 से कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे से या पीछे से, 1 के आगे से, 1 को स्किप कर दिया, 1 के आगे से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको फॉरवर्ड शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो बेटे हमारे दीज आर स्क्वायर नंबर्स बट दे आर शिफ्टेड, क्योंकि ओरिजिनल स्क्वायर नंबर्स क्या होने थे बेटा, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारा सीक्वेंस तो आगे फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ हुआ है, हमारा सीक्वेंस कहां पे है, हमारा सीक्वेंस 4 9 16 25, तो 1 को छोड़ के आगे से शिफ्ट हुआ हुआ है, इसको बोलते हैं बेटे फॉरवर्ड शिफ्ट। कितनी टर्म्स छोड़ के स्टार्ट हुआ, हाउ मेनी टर्म्स डिड यू लीव, 1, एक टर्म छोड़ के आगे से स्टार्ट हुआ ना, तो आपने यहाँ पे n की जगह पे n+1 लगा देना, n को हटा के क्या लगा दोगे बेटे, n+1। तो पहले अगर n स्क्वायर था तो अब क्या हो जाएगा बेटे, वो n+1 होल स्क्वायर, n की जगह पे n+1 लगा देंगे हम। तो अब मेरी nth टर्म क्या आ जाएगी बेटे, n+1। पहले क्या आनी थी, ओरिजिनल की क्या आनी थी, n स्क्वायर। तो आपने सिर्फ क्या किया, आपने ये वाले n को हटाया, इस n को हटाया और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, n+1। अगर 2 स्पेसेस आगे गए होते तो आप n+2 लगा देते, और अगर 3 स्पेसेस आगे गए होते तो n+, तो वो अब समझ आए, वो जो पेपर में वो अजीबोगरीब n+2 होल स्क्वायर आते हैं, वो एक्चुअली यहां से आते हैं, ठीक है। उनको यहां से जज करना होता है हमने, ठीक हो गया। ऑलराइट, दोबारा और एग्जांपल्स करते हैं, और बच्चों एग्जांपल्स और हैं, वेट करना। राइट डाउन द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे, इज इट अरिथमेटिक, यस और नो, नो। सेम अमाउंट से जंप नहीं आ रहा, अच्छा ये ऐसे ही हवा में नो नहीं कर देना, काउंट करके करना है। अच्छा, सो सेम अमाउंट से जंप नहीं आ रहा, तो कौन सी फैमिली को बिलोंग करेंगे, स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल्स को। बेटे इनमें से ये वी कैन सी दीज आर क्यूब नंबर्स, बट आर दे ओरिजिनल क्यूब नंबर्स, these are cube numbers। पेपर में इनकी कोई वर्किंग नहीं है, ये 1 नंबर के होते हैं, बट दे आर शिफ्टेड।
जी। तो क्यूब नंबर्स ओरिजिनल होते तो क्या लिखते? ओरिजिनल क्यूब नंबर्स वुड हैव बीन 1, 8, 27, 64 एंड द आंसर वुड हैव बीन n क्यूब। लेकिन ये क्या है? ये हमारे पास इस दफा है 8, 27, 64। 1 के आगे से स्टार्ट हो रहे, 1 आपका रेफरेंस पॉइंट है, तो अगर 1 के आगे से स्टार्ट होंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट, 1 के आगे से स्टार्ट होंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटे? फॉरवर्ड शिफ्ट। कितने स्टेप्स आगे गए हो? तो अगर आगे जाओगे तो n प्लस करोगे बेटे, n प्लस करोगे, n की जगह पे क्या लगा दोगे? n+1। ओरिजिनल में बेटे n क्यूब था, अब क्या हो जाना चाहिए? जहां पे n है बेटे वहां पे 1। तो ये काम तो आप जुबानी भी कर लोगे पेपर में अगर आपको एक दफा आ जाए। तो ये इसीलिए पेपर में 1 मार्क का आता है, इसके ज्यादा मार्क्स होते ही नहीं क्योंकि इसकी कोई वर्किंग नहीं होती। और अब मैं आपको बताता हूं, जो डम बच्चे हैं उनको लगता है ये क्वाड्रेटिक और वो क्यूबिक वाले फॉर्मूलाज से होता है, ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस का पार्ट है। ये बिल्कुल भी ये वाले को बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है इसको क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसको बिल्कुल क्वाड्रेटिक से नहीं करना चाहिए, वो लंबा पड़ता है वहां से। ठीक है, ऑलराइट। ये वाला देखिए बच्चे, ये वाला देखो जी। Write down the nth term of this sequence. Is it arithmetic? Yes or no? No. So they must be square, cube, or triangle numbers. So these are, we know these are cube numbers. Are they original cube numbers? Focus, focus, focus. Original would be 1, 8, 27, 64. Should have been n cube. लेकिन अभी स्टार्ट हो रहा है 60, 27, 64, 125 and so on. I know this is a shift. कौन सा वाला बेटा? For 1 से आगे जब भी जाएंगे तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। कितने स्पेसेस बेटे आपने छोड़ दिए इस दफा बेटे? 2 स्पेसेस बेटे। फॉरवर्ड शिफ्ट में तो हमारा असल में सीक्वेंस 1 से स्टार्ट होना चाहिए। 1 से स्टार्ट होगा तो हम बहुत खुश हैं क्योंकि वही टर्म आ जाएगी। लेकिन अगर 1 से आगे से स्टार्ट हो रहा है तो आप काउंट कर लो बेटा कितनी जगह आगे से? 2 जगह। तो बेटे आपने n में 2 ऐड कर देना, फॉरवर्ड शिफ्ट में 2 ऐड कर देना, n+2 हो गया। अब असल में तो आपका सीक्वेंस आना था n क्यूब, अब आप n की जगह हटा के n+2 लगा दो बेटे, तो अब हमारे पास आंसर आ जाएगा, हाँ गलती से n+2 होल क्यूब हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया बेटे n+2 होल क्यूब। हम तो मुझे बताओ बेटे, आप थोड़ा बेहतर समझ आया? अच्छा जी, आपने पेपर में इनमें से आपकी मर्जी आपने कोई वर्किंग लिखनी है कि नहीं लिखनी, पेपर में असल में इसकी कोई वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ऑलराइट जी, लेट्स डू दिस वन। अटेंटिव होना जरा जल्दी ना, मुश्किल काम खत्म करें ताकि आसान काम पे चलें। बेटे बॉक्स, हमदा बेटे बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, हमदा बेटे बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या क्या वैल्यू स्किप हो गई, कितनी वैल्यूज स्किप हो गई बेटे। आप 1 से आपने असल में स्टार्ट करना था, लेकिन आप कितनी वैल्यू स्किप करके स्टार्ट कर रहे हो बेटे? आप 2 वैल्यू स्किप करके स्टार्ट कर रहे हो, तो बेटे आप यहाँ पे 2 ऐड करोगे फिर इनके अंदर। ठीक है, आप जितनी स्पेसेस स्किप करोगे बेटे उतनी जगहों से, हाँ अगर आपने बेटे 1 से स्टार्ट किया होता तो फिर आप आंसर n क्यूब लिख के आ जाते, फिर तो कोई शिफ्ट ही नहीं है। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूलाज 3 है, n स्क्वायर, n क्यूब और हाफ n, n+1। ऑलराइट, राइट डाउन द nth टर्म, सुनो सुनो सुनो, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। नंबर 1, ट्राई टू रिकॉग्नाइज ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? ये क्यूब नंबर्स को बिलोंग करती है। अच्छा, और अगर ये क्यूब नंबर्स हैं तो ओरिजिनल क्यूब नंबर्स तो मेरे पास ये होने चाहिए थे। अटेंटिव होना क्योंकि आप आगे ट्रायंगल नंबर्स के साथ ये एडजस्टमेंट सीखेंगे। अच्छा, ओरिजिनल तो क्यूब नंबर्स ये होने चाहिए। हमारा सीक्वेंस 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब इसको बोलते हैं बेटे बैकवर्ड शिफ्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्ट। अच्छा, बैकवर्ड शिफ्ट 1 से ही हो सकता है, 1 से पीछे नहीं हो सकता, 0 से पीछे कहीं जाना है। ठीक है, सो अब ये हो गया बेटे मेरे पास बैकवर्ड शिफ्ट। तो बैकवर्ड शिफ्ट में n की जगह क्या लगा देते हैं बेटे? n-1। पहले आंसर n क्यूब आ रहा था ओरिजिनल वालों का, इनका क्या आना चाहिए? n-1 होल, 1 स्पेस पीछे शिफ्ट। अच्छा ना, अब मैं चाहता हूं तुम लोग पहले ये वाला बोर्ड आप पढ़ो, अब ये बोर्ड तुम्हें समझ आएगा। सो पहले यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। सो अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक ना हो तो वो किस फैमिली को बिलोंग करता है? स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल को। स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल की पहली 4 टर्म्स याद होनी चाहिए, उनकी nth टर्म हमें याद होनी चाहिए। 1, 4, 9, 16 is n square, 1, 8, 27, 64 is n cube, and 1, 3, 6, 10 is 1/2 n into n+1। ठीक हो गया? अगर ये नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हो तो ये nth टर्म्स काम करती हैं
तो यही लिख देनी होती है। अगर नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा हो तो यही लिख देनी होती है पेपर के अंदर, और मोस्टली आती है, कई दफा आती है। ठीक है, अगर ये 1 से ना स्टार्ट हो रहा हो तो क्या हुआ होगा, शिफ्ट हुआ होगा। फॉरवर्ड शिफ्ट कब हुआ होगा, अब तुम्हें ये बोर्ड समझ आएगा, लास्ट टाइम जब मैं बोल रहा था तो नहीं समझ आया था। फॉरवर्ड शिफ्ट कहते हैं जब आपका नंबर स्टार्ट होगा आफ्टर स्किपिंग द फर्स्ट फ्यू टर्म्स। ठीक है, 1 से नहीं स्टार्ट होगा, 1 और 4 को स्किप करके आगे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने n की जगह पे n+1 या n+2 जितनी जगह उसने स्किप की होंगी वो लिख देनी है। बैकवर्ड शिफ्ट में जब बेटा नंबर स्टार्ट्स बिफोर द फर्स्ट टर्म 1 से पहले स्टार्ट हो जाए, मतलब कहां से स्टार्ट होगा, फिर वो 0 से स्टार्ट हो जाए, तो आपने n की जगह पे क्या लगा देना है, n-1 लगा देना है। तो अब जरा एक दफा रिवाइज करते हुए चलते हैं, आगे 3 एग्जांपल्स और हैं, आगे 3 एग्जांपल्स और हैं। अच्छा, सो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, वी रिकॉग्नाइज कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं। असल में स्क्वायर नंबर्स को 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, ये कहां से स्टार्ट हो रहे थे, ये 4 से, टर्म स्किप कर रहे थे, आगे से स्टार्ट हो रहे थे। तो जब भी ये आगे से स्टार्ट होंगे 1 के, तो हम काउंट कर लेंगे कि कितनी टर्म्स इन्होंने स्किप की। 1 टर्म स्किप की तो आपने n की जगह पे n+1 लगा देना, n की जगह पे n+1 लगा दी, पहले n स्क्वायर आना था, अब n+1 होल स्क्वायर आ जाएगा। 8 27 64 वी रिकॉग्नाइज कि ये कौन है बेटा, ये क्यूब नंबर्स हैं, ये क्यूब नंबर्स हैं। अच्छा, लेकिन असल क्यूब नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ये 8 से स्टार्ट हो रहे थे, तो वी रिकॉग्नाइज कि ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक टर्म जो है, एक टर्म स्किप कर दी, खराब कर दी। जो टर्म स्किप, एक टर्म स्किप की तो आप n+1 लगाओगे। ठीक है, तो आपने n क्यूब आना था, n+1 लगा दिया। इस दफा ये फिर से क्यूब नंबर्स थे, लेकिन इन्होंने कितनी टर्म स्किप की हुई थी, 2 टर्म स्किप कर दी इस दफा। तो जब 2 टर्म स्किप कर दी तो आप n की जगह पे फिर क्या लगाओगे, n+2 लगाओगे, तो ये n+2 होल क्यूब हो जाएगा। बाय द वे अगर किसी बच्चे को ये इस तरीके से ना करना आता हो, हमारे सिलेबस में क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस तो हैं, तो ये वाला तो हैंडल शायद वो कर ले थोड़ा टाइम लगा के। हमारे सिलेबस में क्यूबिक सीक्वेंसेस का फॉर्मूला नहीं है, तो ये वो बच्चा कभी भी नहीं कर सकता जिसको नहीं पता। तो जिसने शिफ्ट नहीं सीखे हुए वो ये क्वेश्चन कभी कर ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं है इसका क्या करना है, और इसका कोई फॉर्मूला उसको नहीं आता, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, ऑलराइट, इस सीक्वेंस में क्या हुआ था। अच्छा, इसमें बैकवर्ड शिफ्ट हो गए, 1 की जगह कहां से स्टार्ट हो गया, 0 से। बैकवर्ड एक स्पेस नीचे शिफ्ट हो गए हो आप, तो n-1 होल क्यूब कर दोगे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा n-1 होल क्यूब। अब आगे देखिए, राइट डाउन द nth टर्म, जी nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इज इट, सुनो सुनो सुनो, इज इट अ स्क्वायर नंबर और नॉट, यस। तो अगर ओरिजिनल स्क्वायर नंबर्स होते, वो होते 1 4 9 16 25, और क्या होते, n स्क्वायर होते। लेकिन ये कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 4 9 16 है, जुबानी कर लेते हैं। बैकवर्ड शिफ्ट है, बिल्कुल है, बैकवर्ड शिफ्ट है। और बैकवर्ड शिफ्ट में n की जगह क्या लगा देंगे बेटा, n-1, तो बेटे n-1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक मसला जनरेट होना, यहां तक हम कंफर्टेबल हो गए, अटेंटिव होना, मुश्किल बात नहीं। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल सीधा सा काम है, n की जगह n+1 लगाओ, n-1 लगाओ, तो बस लिख दो। मसला आता है ट्राइंगल नंबर्स को। ट्राइंगल नंबर में n कितनी दफा होता है, आपने दोनों दफा उसको चेंज करना होता है। ठीक है, अगर आपने n की जगह n+1 लगाने का डिसाइड किया है, तो आपने ये पहले वाले n की जगह भी n+1 लगा देना है, और दूसरे वाले n की जगह भी n+1 लगा देना है। ठीक है, और फिर उसको देखना है कि वो क्या शेप बनेगी। सो लेट्स सी, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ दीज सीक्वेंसेस। पहली बात है, इनको रिकॉग्नाइज करो, ये कौन है, 1 3 6 10 याद है ट्राइंगल नंबर्स थे, तो वो 3 6 10 इज वेरी क्लियर कि ये कौन है, ट्राइंगल नंबर्स है, क्लियर। लेंजी, सो दीज आर द ट्राइंगल नंबर्स। ट्राइंगल नंबर्स में क्या ये ओरिजिनल ट्राइंगल नंबर्स हैं, नो। अगर ये ओरिजिनल ट्राइंगल नंबर्स होते, अगर ये ओरिजिनल ट्राइंगल होते तो ये होते 1 3 6 10 एंड सो ऑन, और इसका आंसर होता 1/2 n टाइम्स n+1। अटेंटिव रहना, अब यहाँ पे ना 2 जगह चेंज आना होता है, तो बच्चा ध्यान से ना देख रहा हो तो पता नहीं चलता। अभी स्टार्ट हो रहे हैं 3 से, 3 6 10, तो फॉरवर्ड शिफ्ट है या बैकवर्ड शिफ्ट है, 1 के आगे से स्टार्ट हो जाए तो फॉरवर्ड शिफ्ट है, और एक स्पेस छोड़ी है हमने, तो फॉरवर्ड शिफ्ट में n की जगह हटा के हम n+1 लगाने लगे। आइए जी, हम यही nth टर्म रहेगी, आपने इस n की जगह भी हटा के क्या लिखना है, n+1, आपने इस n की जगह हटा के भी क्या लिखना है, n+1। अब जरा ध्यान से लिखिए, तो पहली ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, मैं 2 स्टेप्स में कर लेता, इस n की जगह क्या आ जाएगा बेटे, n+1, कैन यू सी,
और आगे क्या आ जाएगा बेटे, n+1+1। ओके, लेट्स कलर कोड दिस। ये मैंने ऊपर वाले n की जगह हटा के n+1 लगाया, और ये मैंने दूसरे n की जगह हटा के n+1 लगाया। कैन यू सी नाउ क्लियरली? दो जगह पे चेंज आ गया। अब थोड़ा सा सॉल्व हो सक रहा है। अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे? 1/2 n+1 इंटू n+2। अब जिन लोगों ने बेटे ट्राइंगल नंबर्स का फॉर्मूला नहीं याद किया होता, वो इसको एक लंबे से तरीके से क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से करते हैं, तो आपको उसमें खपने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इसको, और फिर बाद में वो परेशान होते हैं, सर हाउ इज दिस 1 मार्क क्वेश्चन? ठीक है, सो इट इज 1 मार्क क्वेश्चन बिकॉज ऑफ शिफ्ट्स। अगर आपने शिफ्ट्स याद किए हैं, ठीक है, आपको शिफ्ट्स के साथ याद करना है। आप ओपन करोगे तो वो अनसिंप्लीफाइड हो जाएगी। ब्रैकेट्स जो होती है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है। अगर आप ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो वो अनसिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाती है। होगी वो भी ठीक, उसमें कोई मसला नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑलराइट, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। जी, क्या ये अरिथमेटिक है? पहला सवाल, मेरा पहला सवाल, इज दिस अरिथमेटिक? यस और नो? नो, क्योंकि पहले 1 का इंक्रीज है, फिर 2 का, फिर 3 का, तो ये क्लियरली ट्राइंगल नंबर्स हैं। अच्छा, अगर ओरिजिनल ट्राइंगल नंबर्स हो मेरे, इफ वी हैव ओरिजिनल ट्राइंगल नंबर्स, तो 1 3 6 10 होने चाहिए थे। अच्छा, लेकिन ये तो ओरिजिनल नहीं है, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 3 6 10 एंड सो ऑन। जी, 0 1 3 6 10 नहीं है। अच्छा, तो अब क्या होगा? अब ये हमारे पास बैकवर्ड शिफ्ट है, तो n की जगह पे n-1। ठीक है। अच्छा, सो अभी देखो, मैंने आप लोगों को समझाया था कि ट्राइंगल नंबर 1 से क्यों स्टार्ट होते हैं, बिकॉज इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद 3 क्यों आता है? क्योंकि यू नीड 3 balls to make the next triangle, 10 balls to 6 balls to make the next triangle, 10 balls to make the next triangle. Does it make sense for them to go in negative? No, they can't go in negative. They can't go in negative. ठीक है, सही है। अच्छा, क्या चीज? 0 तक जा सकते हैं, 0 से पीछे नहीं जा सकते। ठीक है। अच्छा, सो ये हो जाएगा बेटे 1/2। जी बेटे, इस वाले n की जगह पे n-1 लगा दो, इस वाले n की जगह पे भी n-1 लगा दो, इन दोनों n की जगह पे बेटे n-1 लगा। जरा देखना एक मसला है। सो 1/2 n-1, आगे क्या बच गया? n। n-1 + 1 खत्म हो गया ना, n बच गया यहाँ पे। अब सुनना, ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को क्योंकि ये एस्थेटिक नहीं लगता, तो वो उसको क्या लिखना चाहते हैं? n × n-1। ये दोनों आंसर्स बिल्कुल ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप वो ब्रैकेट बाद में लिखा रहने दें। नहीं, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, स्कूल में कभी किसी टीचर को लिखते हुए देखोगे, दे विल ऑलवेज राइट द सेकंड वन। स्कूल टीचर्स विल ऑलवेज राइट द सेकंड वन, क्योंकि मुझे पता है ना, मैथमेटिशियंस को आदत होती है कि जो जिनमें कुछ नहीं ऐड हो रहा उन नंबर्स को पहले लिखना है। ठीक है, ऑलराइट। सो बेटे ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, क्योंकि असल में बेटे इन्होंने 1 से स्टार्ट होना था ना, हमारा सीक्वेंस 1 के पीछे से स्टार्ट हो रहा है बेटे। ठीक है, हमारा सीक्वेंस 1 के पीछे से स्टार्ट होगा। ऑलराइट, अब आइए कि जरा बात सुनिएगा, बात सुनिएगा। बस टुवर्ड्स कंप्लीशन जा रहे हैं, मतलब हम 80% कर लिया हमने चैप्टर। ठीक है, तो जरा ऐसे सुकून से बैठे, हम काफी हद तक कंप्लीशन के करीब हैं। जी, चेक इफ द सीक्वेंस इज अरिथमेटिक और नॉट। अटेंटिव होना जरा प्लीज, अटेंटिव होना। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या, किस प्रोसीजर के थ्रू गुजरना है वो जरा सुनिए। आपने सबसे पहले चेक करना है कि आपका सीक्वेंस अरिथमेटिक है कि नहीं। अगर अरिथमेटिक है तो उसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a + n-1 × d। उसके ऊपर कुछ और नहीं लग सकता, कोई और चीज है ही नहीं उसके लिए एप्लीकेबल। फिर आप चेक करेंगे, अगर नहीं है, अगर वो अरिथमेटिक नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर अब आप चेक करेंगे कि उसके अंदर स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स हैं। अगर स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स होंगे तो उनके अंदर मसला किस चीज का आता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट का। ठीक है, अगर ये भी नहीं होगा तो अब जो अगली टेक्निक है, ये किसी बुक ने नहीं लिखी हुई, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है और सबसे आसान है, इजीएस्ट टू लर्न। नाउ यू मेक अ टेबल एंड लुक फॉर अ वर्टिकल पैटर्न। नाउ यू मेक a table, new table, include all the sequences in the questions in the table, and the first row will always be 1 2 3 and n term number होगी। and now look for vertical patterns between the rows। ठीक है, ये मैं आपको असल में करके दिखाता हूं तो आपको समझ आएगा। जरा गौर से देखना, ये हमारे पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, और ये कहीं किसी बुक ने नहीं डिस्कस की हुई, सिलेबस ने की हुई है। सिलेबस ने क्लैरिटी से लिखा हुआ है कि बच्चे को ये आना चाहिए। ठीक है, लेकिन बुक्स इसके अंदर ना लैग करती हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, नंबर वन, ये सीक्वेंसेस हैं। आपकी जॉब ये है कि आपने पहले तो इनके अगले 2 बॉक्सेस फिल करने हैं, बाद में आपने इनकी nth टर्म फिल करनी है। अगले 5 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जिसको ये आ गया उसको पूरा सीक्वेंसेस आ गया, उसको कोई मसला नहीं होगा जिंदगी में। अच्छा 1 2 3 4 5 6 और ऊपर टर्म नंबर है, टर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 और टर्म नंबर की nth टर्म हमेशा क्या होती है, n होती है, रट्टा मार लो 1 2 3 4 5 6 की nth टर्म क्या होती है, n होती है, ये याद कर लो। ऑलराइट, पहला सीक्वेंस ए 4 7 10 13, अटेंटिव रहना, मुझे साथ साथ बताने जी। ऑनलाइन वालों बताओ बेटे 1 4 7 10 13 दिस विल बिकम, अच्छा है क्या, ये कौन सी टाइप है, अरिथमेटिक है, 3 ऐड हो रहा है, 16 और फिर 3 ऐड कर दो 19। कैन आई टेल द nth टर्म फॉर दिस, आ जाओ नीचे आ जाओ, पहले ए सीक्वेंस जो है मेरा वो अरिथमेटिक है, उसके ऊपर तो फॉर्मूला चलता है 4 7 10 13, nth टर्म का फॉर्मूला इज a plus n minus 1 into common difference g, nth term is a is 4 plus n minus 1, common difference क्या है जी 3, 4 plus 3n minus 3 is बेटा 3n plus 1, बेटे ये इसकी nth term आ गई। अब मैं यहां पे जाके लिख दूंगा 3n plus 1 and I know that this was arithmetic, ये आपके लिए लिख रहा हूं। अच्छा अब यहां तक पहला वाला तो सबको समझ आ गया ना, दैट वाज अ रिपीटिशन, ठीक है। अगला सेकंड वाला, आर दीज अरिथमेटिक और नॉट, हमेशा सवाल ऊपर से शुरू करना है, अरिथमेटिक से बात शुरू करनी है, अरिथमेटिक और नॉट, द आंसर इज नो, ठीक है। तो ये फिर स्क्वायर क्यूब या ट्रायंगल नंबर्स होंगे, आर दी स्क्वायर नंबर्स जी, आर दी स्क्वायर नंबर्स, द आंसर इज यस, स्क्वायर नंबर्स हैं, कोई शिफ्ट तो नहीं आया हुआ, नहीं बिल्कुल नॉर्मल सही से स्क्वायर नंबर्स हैं, 1 4 9 16 आगे 25, तो ये स्क्वायर नंबर्स हैं विदाउट शिफ्ट, तो इनकी nth टर्म क्या होगी n स्क्वायर, कोई मसला तो नहीं हुआ किसी बच्चे को। अब आते हैं अगले वाले जी, 8 27 64 125। अच्छा पहले तो अगले नंबर्स प्रेडिक्ट कर लेते हैं, अगला ये, अब ये देखो ना, 3 का क्यूब था, 2 का क्यूब था, 3 का क्यूब था, 4 का क्यूब था, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट टास्क है, वो तो आप नॉर्मली देख के पैटर्न देख के कर लेते हो। अब जरा गौर से देखिएगा बेटे, ये क्यूब नंबर्स हैं लेकिन इनके अंदर शिफ्ट है, कैसा शिफ्ट है बेटे, फॉरवर्ड शिफ्ट है, असल में 1 से स्टार्ट होना था, 1 से एक स्पेस छोड़ के आगे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बेटे n की जगह पे क्या लगा दोगे आप, n प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, n क्यूब की जगह n प्लस 1 होल क्यूब, सो नॉट सो हार्ड, जो इससे पहले हमें लगा करते थे, ठीक है, इनको देख के तो बिल्कुल ही ऐसे होश उड़ जाता होता था हमें, ठीक, सो n प्लस 1 होल क्यूब। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटेंटिव होके ध्यान से देखना। नंबर 1, इज दिस एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, यस और नो, पहले तो ये बता दो नो, पहला तो जवाब क्लियर, अरिथमेटिक नहीं। इज इट स्क्वायर क्यूब ट्रायंगल नंबर्स, नो नो, कैन यू आइडेंटिफाई एनी स्क्वायर नंबर ओवर हियर, एनी क्यूब नंबर, एनी ट्रायंगल नंबर, तो दीज आर नॉट स्क्वायर नंबर्स, नॉट क्यूब नंबर्स, नॉट ट्रायंगल नंबर्स, सो ना स्क्वायर नंबर्स हैं, ना क्यूब नंबर्स हैं, ना ट्रायंगल नंबर्स हैं, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, हमने लास्ट टेक्निक क्या पढ़ा था, उसका नाम क्या था, वर्टिकल पार्ट। अब आपकी जॉब ये है, आपने ऊपर से नीचे को देखना है, अब आपने हॉरिजॉन्टली नहीं देखना, अब आपने आगे देखना ही नहीं, आपने ऊपर से नीचे को देखना है, कोई सी ऊपर वाली दो रोज आपस में प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड होके ये वाली रो बना रही है, आराम से देख लो, शुरू में बहुत डिफिकल्टी होती है, जब मैं आपको 2-3 दफा एग्जांपल्स करवा लूंगा तो यू विल रियलाइज कि अच्छा ये अच्छा बेटे ये देखो ये जीरो बन रहा है, सो जीरो इज अ क्लियर गिव अवे कि कुछ माइनस ही हुआ होगा तो जीरो बना होगा, कौन माइनस हुआ होगा, दो वंस माइनस हुए होंगे, ठीक है, ये और ये माइनस हो जाए, अगर 1 - 1 हो जाए तो क्या आंसर आता है, जीरो, ओके, 4 - 2 2, नाउ इट इज वेरी क्लियर कि बी में से टर्म नंबर माइनस हो रही है, 9 - 3 6, 16 - 4 12, कैन यू सी द वर्टिकल पैटर्न, और ये शुरू में देखना मुश्किल होता है, इसके अंदर ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। सो ये लाइन कैसे बन रही है हमारे पास बेटे, दिस इज d इज इक्वल टू b माइनस टर्म नंबर, अगली टर्म पे टिक करते हैं, सो 25 - 5 इज 20,
दिस इज 20। अच्छा, एंड 36 माइनस 6 इज 30। यहां तक बात समझ आ गई सब लोगों को? nth टर्म भी ऐसी ही आएगी। nth टर्म क्या आएगी? इसकी nth टर्म क्या थी? n स्क्वायर। इसकी nth टर्म क्या थी? माइनस कर दो, जो पहले करते आ रहे हो। अभी क्या कर रहे थे बेटा? 1 माइनस 1 0, ठीक है। 4 माइनस 2 2, इसका आंसर आ रहा था। 9 माइनस 3, इसका आंसर आ रहा था। nth टर्म के लिए भी यही करोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटे आपके पास? n स्क्वायर माइनस n। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, ये वर्टिकल पैटर्न है। इसको एज इट इज याद करना जरूरी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अलग से करवाऊंगा, वो एक अलग चीज है, वो इसकी जगह पे नहीं लेके आनी है। वो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसके बाद आता है कि अगर इससे भी नहीं हो रहा तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास जाते हैं। उससे पहले नहीं जाते हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के पास कभी भी, ठीक है। बिकॉज अदरवाइज हम अपने 1 मार्क के क्वेश्चन को 4 मार्क की वर्किंग के अंदर कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा लॉन्गर पड़ रहा होता है। दोबारा आराम से देख लें इसके अंदर क्या हो रहा है बेटे। जब भी आपके पास ना अरिथमेटिक हो ना स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स हो, तो आपने ऊपर देखना है कि कोई सी दो टर्म्स आपस में एंगेज कर रही होंगी इस टर्म को बनाने के लिए। तो बेटे ये देखो, हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि 1 में से 1 माइनस करें 0, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, 9 में से 3 6, 16 माइनस 4 इज 12, और अगली दो टर्म्स भी प्रेडिक्ट कर ली। nth टर्म के लिए भी यही करेंगे बेटा, इसमें से इसकी nth टर्म माइनस कर देंगे तो इसकी आ जाएगी। सो दिस विल बी n स्क्वायर्ड माइनस n आ जाएगा हमारे पास। ओके, मैं चाहता हूं अब अगला सीक्वेंस आप लोग सोचो। 9, 31, 73, 141। अब एक मैं और गिव अवे बताता हूं। जिस तरह 0 से पता चल गया था माइनस होना है, जब नंबर्स बहुत बड़े हो रहे हो एकदम से, तो क्या हो रहा होगा? या तो प्लस हो रहा होगा या क्या हो रहा होगा, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। चलो देखते हैं। सो अब बताओ जी, ई हैव यू गाइस फिगर्ड आउट? बोलो अब। हाँ, C plus B, E is equals to C plus B. Let me go and check. 1 plus 8 is 9. 4 plus 27, 31. 9 plus 64 is 7. So now it becomes very easy once you know what to look for. ठीक है, मसला ये था, मैं आज से ये नहीं पहले पता था कि देखना क्या होता है इससे पहले। ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर बनते कैसे हैं? 16 प्लस 1 25, 141। चलो 25 प्लस 2 16, 241, और 36 प्लस 343, सॉरी 380, कैलकुलेट करो। 79, अच्छा 79। अच्छा, nth टर्म के बारे में क्या ख्याल? बी और सी की nth टर्म ऐड कर दो, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होल क्यूब। और बेटे कोई क्वाड्रेटिक्स का, कोई क्यूबिक्स का कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो इसको प्रिडिक्ट कर सके इस तरीके के अलावा, ठीक है। सो ये तरीका आना ही जरूरी है, इसके अलावा आप कभी इनको प्रिडिक्ट। तो वो जब जहां पे बिल्कुल पैदल हो जाते हैं ना, वहां पे मसला क्या है कि फिर टीचर्स क्या करते हैं, वो इस सीक्वेंस को गूगल पे डालते हैं। गूगल पे जो उनको उल्टा सीधा फॉर्मूला नजर आता है ना, वो आपको क्लास के अंदर लिखवा देते हैं, ताकि उस टाइम पे जान छूट जाए उनकी उस सीक्वेंस से, ठीक है। लेकिन वो जान नहीं छूटती जब तक हम एक्यूरेट टेक्निक नहीं दिखाते आपको। अच्छा, एफ देखिएगा। एफ 8, 54, 192, 500। क्लियरली क्या हो रहा है? बहुत बड़ा नंबर चला गया, मल्टीप्लीकेशन से इतना बड़ा नंबर जाता है, ठीक है। देखो तो सी और टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देख सकते हैं। 8 इंटू 1 8, 27 इंटू 2 54, 64 इंटू 3 192, गुड। 125 इंटू 4 500, शाबाश। तो ये क्या हो रहे हैं, एफ के लिए क्या हो रहा है, सी और टर्म नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो फॉर एफ, सी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड टू द टर्म नंबर। चलो कर दो फिर। सी 216 इंटू 5 1080, ठीक है। हाँ, बड़े नंबर्स होंगे तो P2 में होगा, यस फातिमा, बिल्कुल P2 में होगा बेटे। अच्छा जी, ऑलराइट। उसके बाद अगला वाला 2058। अच्छा, nth टर्म, हम इंटरेस्टेड हैं सिर्फ nth टर्म में। इसकी nth टर्म क्या निकालोगे? सी वाली nth टर्म को टर्म नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सी वाली क्या थी? n प्लस 1 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं जो किसी फॉर्मूला से नहीं हो सकता पास्ट पेपर का, सिवाय जिस बच्चे को वर्टिकल पैटर्न आता है। लास्ट वाला कर लें, फिर मैं आपको लेके चलता हूं। 2, 8, 18, 32, आराम से ढूंढ लें। अच्छा, पहली बात, आप पेपर में पहला सवाल क्या करोगे हमेशा?
अरिथमेटिक चेक करोगे, डायरेक्ट वर्टिकल पैटर्न में नहीं चले जाना कि ओहो अब तो सर जैन वर्टिकल पैटर्न करवा रहे हैं। सो पहले अरिथमेटिक, फिर स्क्वायर क्यूब ट्रायंगल नंबर्स, वो भी ना लगे तो कौन लगेगा फिर? वर्टिकल पैटर्न। 2 8 1832 बताइए। अच्छा पहली बात, इज इट अ स्क्वायर, इज इट एन अरिथमेटिक नंबर? नो। स्क्वायर क्यूब ट्रायंगल भी नहीं है, किसी से फिगर आउट हुआ? अच्छा समटाइम्स, इधर इधर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, समटाइम्स द हार्डेस्ट क्वेश्चंस आर एक्चुअली सो इजी कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर एन इजी ऑप्शन। कैन यू ट्राई नाउ? इट इज सो इजी कि यू आर जस्ट मिसिंग इट, कि यू आर जस्ट, योर ब्रेन इज डिस्कार्डिंग। इतना आसान तो हो ही नहीं सकता, इट इज दैट इजी। पूरे टेबल पे देखो। ऑलराइट बेटे, बेसिकली दिस वन इज b मल्टीप्लाई बाय 2। b वाली लाइन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 ज़र 18, 16 2 ज़र 30। b वाली लाइन को सिर्फ किससे? सो आई नो यू, व्हाट यू गाइस वर डूइंग वाज, आप कॉन्स्टेंटली दो रोज को आपस में मर्ज करके देख रहे थे। तो ये एक लास्ट टेक्टिक होता है एग्जामिनर के पास। एग्जामिनर कभी कभी क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके अगली रो बना देते हैं, ठीक है? तो बस जस्ट वॉच आउट फॉर दिस। अगर किसी को ये टेबल पूरा समझ आ जाए, इसके अलावा एग्जामिनर टैक्टिक्स नहीं यूज करता। देयर नो टफ टैक्टिक्स टू बी यूज्ड इन वर्टिकल पैटर्न। जी अब बेटे देखो, 25 into 2, so g is 2 times the b वाली टर्म। जी 50, 72 और n टर्म क्या हो जाएगी? 2n²। सबकी अब मैं बता दूं, जो आपने रूल डेवलप कर लिया यहाँ पे, ये आखिरी तीनों चारों के लिए, जो अब जिस तरह डी के लिए आपने रूल डेवलप किया कि हम इसकी टर्म कैसे मिल रही है, बी में से क्या माइनस करें? टर्म नंबर। यही काम आप इधर भी करें, बी की एन टर्म में से टर्म नंबर की एन टर्म, n² माइनस n कर दो, ये आंसर आ जाएगा। इसके लिए क्या रूल डेवलप किया? सी और बी को ऐड करते हैं, तो बेटे चलो सी और बी की एन टर्म्स को ऐड करते हैं, ठीक है? इसके लिए हमने जो रूल डेवलप किया वो इनके ऊपर। अच्छा अब अभी तो टेबल बना हुआ था, अगला मसला, अगला मसला सुनो। अभी टेबल बना हुआ था, अगर टेबल ना बनाओ, जो कि एग्जामिनर के पास सबसे बेहतरीन टैक्टिक है कि वो अब वर्टिकल पैटर्न देखने के लिए किसका होना जरूरी है? टेबल का होना जरूरी है। वो बड़े सियाने हैं, वो टेबल नहीं बनाते। तो अब टेबल बनाना हमारी जॉब है कि अगर आपका क्वेश्चन ना अरिथमेटिक का है ना स्क्वायर क्यूब ट्रायंगल का है, तो आपको पता है कि ये किसका क्वेश्चन है? वर्टिकल पैटर्न का। और वर्टिकल पैटर्न के लिए टेबल नहीं उन्होंने दिखाया हुआ आपको, तो नाउ यू मेक अ टेबल। और टेबल में आपने क्या इंक्लूड करना है? बस पहली लाइन याद रख लो। टेबल की पहली लाइन में आपने टर्म नंबर लिखने हैं, और वो क्या होंगे? 1 2 3 4, और कहां तक जाएंगे वो? n तक जाएंगे। टर्म नंबर याद रख लो। और उसके बाद बेटे जितने क्वेश्चन के पार्ट्स हैं, जितने भी सीक्वेंसेस उस क्वेश्चन में, वो सब इसमें डाल देना। यू विल बी एबल टू सी द वर्टिकल पैटर्न। लेट मी शो यू अ पास्ट पेपर क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोगों ने इसके बगैर तुम्हारा बिलीफ सिस्टम सेट नहीं होगा। जरा गौर से देखो, ये पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन देख लो, तुम लोगों का बिलीफ सिस्टम बिल्कुल ऐसे सेट हो जाएगा कि ओके ये मसला है असल में। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कोई टीचर नहीं कह सकता कि वो किसी और फॉर्मूला से करवा सकता है अगर वो वर्टिकल पैटर्न नहीं सिखा रहा, ठीक है? The first 4 terms of this sequence are these. The nth term of this sequence is 57 minus 2n. जरा गौर से देखिएगा, the nth term is 57 minus 2 raised to power n. उन्होंने कहा find the fifth term, तो मतलब n की जगह पे क्या पुट कर देना चाहिए? 5 minus 2 raised to power 5, 57 minus 32, तो आंसर आ गया 25। इसमें तो कोई मसला नहीं था, ये तो बिल्कुल ऐसे सिंपल सी बात थी, ठीक है? कि nth टर्म दी हुई है, वो भी उन्होंने खुद ही बता दी, हमें नहीं पता वो कैसे आई हुई है। nth टर्म उन्होंने खुद बता दी, उन्होंने कहा बोलो फिफ्थ पोजीशन पे क्या होगा, तो हमने कहा n की जगह पे 5 पुट करके देख लेते हैं, फिफ्थ पोजीशन पे क्या लिखा होगा बेटे? 25 लिखा होगा। यहां तक बात क्लियर होगी सबको? ओके है, कंफर्टेबल है? अच्छा जी, अब अगली बात, राइट डाउन द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। पहले ऊपर वाला सीक्वेंस देखो, फिर ये वाला। पहले ऊपर वाला सीक्वेंस देखो, ये वाला सीक्वेंस, फर्क है ना, दोनों फर्क है। इज दिस सीक्वेंस अरिथमेटिक? चेक करो, पहले कितने से -1 हुआ बेटा? 1 से, फिर बेटे 1 से नहीं हुआ, फिर 3 से माइनस हो गया, तो अरिथमेटिक नहीं हुआ। तो अरिथमेटिक तो नहीं है बेटे ये। अच्छा, डू यू रिकॉग्नाइज एनी स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स और ट्राइंगल नंबर्स? नो, देयर आर नो। अब क्या है ये वर्टिकल पैटर्न का सवाल है, और टेबल है नहीं है। टेबल कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, जाहिर है, हमने पास होना है, ठीक है? अच्छा, करेंगे जो करना पड़ता है। सो बेटे टेबल बनाएंगे,
टेबल के अंदर बेटे दो सीक्वेंसेस हैं। हम लेट्स अंडरस्टैंड, हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं। पहला सीक्वेंस क्वेश्चन ने बताया, पहला सीक्वेंस है 55, 53, 49, ये पहले पार्ट वाला है। 41 और इसकी nth टर्म एग्जामिनर ने बताई है, मुझे नहीं पता। 57 माइनस 2 रेज़्ड टू पावर n। अच्छा, अगला है 56, 55, 52, 45। I want you guys to now see a vertical pattern. ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। 2 + 53, 3 + 49, 4 + 41 ऐड हो रहे हैं। तो मैं नीचे वाले की nth टर्म क्या लिखूं फिर? 57 माइनस प्लस है। अब इसको आप किसी और फॉर्मूला से नहीं कर सकते। कोई ऐसा फॉर्मूला हमारे सिलेबस में, ए लेवल के सिलेबस में, किसी सिलेबस में कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता जो इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, सो इसके अंदर आपने n क्या कर दिया? ऐड कर दिया। सो ये अरिथमेटिक सीक्वेंसेस इनको बोलते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। यहां तक बात क्लियर होगी सब लोगों को? कोई मसला तो नहीं हुआ? और आपके 90% क्वेश्चन, 90 से भी ज्यादा परसेंट क्वेश्चन जो मैंने अभी तक बोला उससे सारे सॉल्व हो जाए। देयर आर वेरी फ्यू क्वेश्चंस जिनके अंदर क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल आते हैं। ठीक है, अब हम पहले क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीख लेते हैं, फिर एक्सपोनेंशियल, और इनमें टाइम ज्यादा नहीं लगता। ये थोड़े से मेमोरी बेस्ड है, इनको याद करना पड़ता है हमें। ठीक है, अच्छा जी बेटे याद रखिएगा। नंबर वन क्वाड्रेटिक सीक्वेंस का पता कैसे चलता है? पहली बात तो ये कि आप किस ऑर्डर में आते हो। अब सबसे पहले क्या चेक करते हो? अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं है। फिर आप चेक करते हो स्क्वायर क्यूब ट्रायंगल नंबर्स को बिलोंग करता था या नहीं करता था। फिर आप क्या चेक कर चुके होते हो? वर्टिकल। अगर इन तीनों में ना एग्जिस्ट करता हो तो अब ये किस में जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस की पहचान क्या है वो देख लो। कभी भी क्वाड्रेटिक सीक्वेंस में पहले नहीं जाना, बिकॉज इट विल वेस्ट योर टाइम। वो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन को 4 मार्क का कर देगा। वो आपके लिए, आप वर्किंग 4 मार्क की कर रहे होगे, गेन 1 मार्क हो रहा होगा। तो आपने इसी ऑर्डर में आना है, अरिथमेटिक्स, स्क्वायर क्यूब ट्रायंगल नंबर्स। क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा है वो क्वाड्रेटिक सीखने के बाद बेसिक स्क्वायर नंबर्स नहीं होते जो ऊपर वो शिफ्ट सिखाए हैं, वो उनके ऊपर भी इसको लगाते फिर रहे होते हैं, इट वेस्ट देयर टाइम। ठीक है, पहले सबसे अरिथमेटिक, फिर स्क्वायर क्यूब ट्रायंगल नंबर्स, फिर वर्टिकल पैटर्न, और फिर देन आपने देखना है कि क्वाड्रेटिक तो नहीं है। क्वाड्रेटिक की पहचान ये होती है बेटे, जिस तरह अरिथमेटिक्स का पहला डिफरेंस ही सेम रहता है ना, क्वाड्रेटिक्स के बेटा सेकंड डिफरेंस सेम रहता है। सेकंड डिफरेंस क्या होता है बेटे? ये देखो, अभी देखो बेटे, ये कितने से इंक्रीज हो रहा? 5 से। फिर कितने से इंक्रीज हुआ? काउंट करो, 6 से 15, 9, फिर कितने से इंक्रीज हुआ? 13 से इंक्रीज हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई सब लोगों को? अब इसका सेकंड, तो ये अरिथमेटिक तो नहीं है, स्क्वायर क्यूब ट्रायंगल नंबर भी नहीं है, वर्टिकल पैटर्न है नहीं क्योंकि पहला पार्ट है किसी क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं कि इसका सेकंड डिफरेंस क्या है। सेकंड डिफरेंस देखिएगा, 5 से 9 तक कितना डिफरेंस हुआ? 9 से 13 का कितना डिफरेंस हुआ? बेटी ये जो ग्रीन वाला है इसको फर्स्ट डिफरेंस कहते हैं, पहली दफा माइनस करने से क्या हो रहा है। और जो पर्पल वाला है बेटे, इसको सेकंड डिफरेंस कहते हैं। अगर किसी सीक्वेंस का सेकंड डिफरेंस सेम आ जाए, 2 दफा माइनस करने से सेकंड डिफरेंस अगर सेम आ जाए, तो ये क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस होते हैं। इनका फॉर्मूला होता है an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। इनका फॉर्मूला क्या है? an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ए, बी और सी की वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालनी आनी चाहिए विदाउट कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स, और वो रट्टा मार के जानी पड़ती है। ठीक है, और उसकी मैं वैल्यू आपको सिखा देता हूं बेटे। बेटे ये जो सबसे नीचे वाला नंबर है, जो सेकंड डिफरेंस होता है बेटे, ये 2a के इक्वल होता है। ये जो पहला डिफरेंस होता है बेटे, ये 3a प्लस b के इक्वल होता है। और बेटे ये जो सबसे ऊपर वाला नंबर होता है बेटे, ये a प्लस b प्लस c के इक्वल होता है। अच्छा एक मिनट दे दे, मैं, दिस इज वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड। 1 मिनट में मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा। बेटे सबसे नीचे वाला नंबर किसके इक्वल होता है? a, 2a के। ऊपर वाला 3a प्लस b, और ऊपर वाला a प्लस b। अच्छा अब मेरे साथ याद कर लीजिए, नीचे से ऊपर को सॉल्व करना है। सबसे पहले नीचे वाले को देखें, 2a किसके इक्वल है? क्या आप यहां से a बता लोगे? 2 आ गया। दूसरे पे आ जाओ, 3a प्लस b किसके इक्वल है? a पता चल गया हुआ आपको? 3 into 2 is 6 plus b is equals to 5। b की वैल्यू क्या है बेटे? -1। अब और ऊपर आ जाओ, आपको पता है a प्लस b प्लस c किसके इक्वल आना था? 1 के। a was 2, b was -1,
प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, तो बेटे ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू सी, सॉरी 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। सी की वैल्यू क्या आ गई बेटे यहां से मेरे पास? बेटे सी की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां से 0। हमने कहा था ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो nth टर्म विल बी इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस c। ए बी और सी की वैल्यू आ गई 2n स्क्वायर माइनस n, और c की जगह पे क्या आने वाला है? 0, तो वो 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ये फाइनल आंसर आपका आ गया। एक और करके देखिए, एक और करते हैं। मुझे पता है पहले वाले में नहीं याद होता, पहले रट्टा क्या मारने वाला पहला पता आपको? रट्टा मारने सबसे नीचे वाला क्या होता है? 2a, ऊपर वाला 3a प्लस बी, और ऊपर वाला a प्लस बी। ठीक हो गया? क्योंकि ये आना है 1 मार्क का, 1 मार्क का, 2 मार्क का, ठीक है। इससे ज्यादा का टाइम नहीं है हमारे पास कि मैं आपको इसके पीछे का कॉम्प्लिकेटेड मैथ समझाऊं। ऑफ कोर्स ये जो a 2a और 3a प्लस बी निकले हुए हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स करने के बाद निकले हुए हैं, तो देयर इज नो नीड टू लर्न दैट कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स, क्योंकि हमारे एग्जामिनर ने उसने मार्क्स नहीं रखे हुए। पहली बात तो ये कि आप पहचानोगे कैसे कि ये सेकंड डिफरेंस है। देखते हैं, क्वाड्रेटिक है क्योंकि हमारा सेकंड डिफरेंस होगा। नंबर 1, इज इट अरिथमेटिक और नॉट? पहले तो देख लें, चेक कर दे ना, चेक तो करना ही पड़ेगा। -2 से -1 पे क्या हुआ होगा? 1 ऐड हुआ होगा। -1 से 4 पे कितना ऐड हुआ है? +5 हुआ जी। 4 से 13 पे +9, 13 से 26 पे 13 ऐड हुआ। ठीक है, तो हमारे पास बेटी ये क्या हो गया? ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस आ गया, दैट इज दिस। ठीक हो गया? अच्छा, और सेकंड डिफरेंस पे अब चलते हैं। इज द सेकंड डिफरेंस सेम और नॉट? 1 से 5 4, 5 से 9 4, और 4 9 से 13 इज ऑल्सो 4। ठीक है, और राइट जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये सेकंड डिफरेंस सेम आ गया। सेकंड डिफरेंस सेम आ जाए तो क्या होता है? क्वाड्रेटिक। सबसे नीचे वाला नंबर कौन होगा? ये कौन होगा? 3a प्लस बी, और ये कौन होगा? a प्लस बी प्लस, बस। और सॉल्व कहां से करना है? नीचे से ऊपर को करना है, फॉरन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना तो आई नो तुम लोगों ने अपने ज़हन में इसको बहुत बड़ी चीज बनाया होता है कि पता नहीं इसके अंदर बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, दिस इज जस्ट अनदर पैटर्न। ठीक है, सो नंबर 1 इज 2a इज 4, तो मेरा a आ गया 2। ठीक है, और उसके बाद 3a प्लस b इज 1, तो 3 इंटू 2 6 प्लस b इज 1, b की वैल्यू इज -5, एंड a प्लस b प्लस c is -2. A was 2 plus b was -5 plus c is equals to -2, -3 plus c is equals to -2, c की वैल्यू आ जाएगी 1। All right, so nth term will be equal to an squared plus bn plus c। a हमारे पास क्या आ गया बेटे? 2n squared +1। समझ आ गया? सो इट इज वेरी इजी, इट्स नॉट हार्ड एट ऑल। आपको सिर्फ 3 बातें पता होनी चाहिए, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप इसको इस ऑर्डर में लगाओ। अगर आप गलती से स्क्वायर क्यूब नंबर्स के ऊपर इन्हीं को लगाने बैठ के, तो वो आपको बिल्कुल खराब कर देंगे। ठीक है, आप फजूल एक छोटी सी चीज पे, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूं। सो एक बच्चा है, वो इस पे ये लगाने बैठ जाए। देखते हैं, ये देखना सर, इसका सेकंड डिफरेंस एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये स्क्वायर है ना, एन स्क्वायर है ना बेसिकली, तो n-1 होल स्क्वायर है, तो अगर n पे स्क्वायर होगा तो ये क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व हो सकता है। क्यों? ये देखें, इसका फर्स्ट डिफरेंस है बेटे 1 3 और 5। अच्छा, और अब सेकंड डिफरेंस देखें क्या है? पहले वो ये करेगा, फिर वो कहेगा 2a ये होगा, फिर 3a प्लस बी वो होगा, फिर a प्लस बी वो होगा। ये सब करने के बाद उस गरीब ने कहां पे पहुंचना है असल में? n-1 होल स्क्वायर पे। सो देयर इज नो नीड टू डू दैट। आपको असल में अकल होनी चाहिए कि आपने किस टाइम पे क्या चीज अप्लाई करनी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, आवर लास्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। एक्सपोनेंट कहते हैं बेटे पावर को, एक्सपोनेंट कहते हैं बेटे पावर को। लास्ट बात कहते हैं, इसके बाद हम खत्म कर देंगे क्लास। बेटे एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को। अच्छा, अब आप नोटिस करें, 2 4 8 16 32, 2 की पावर
2 की पावर 3। अब मुझे पता है मेरी nth टर्म में 2 की पावर कुछ आनी है, अग्री? तो आपने असल में सीक्वेंस देखना है, 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो नहीं चेंज हो रहा। आपने असल में सीक्वेंस देखना है 1 2 3 4 का, आपने पावर्स का सीक्वेंस देखना है। सो आई वांट यू टू गो ओनली लुक एट 1 2 3 4 5। इज इट अरिथमेटिक और नॉट? अरिथमेटिक। 1 2 3 4 5 अरिथमेटिक होता है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 इज अरिथमेटिक। इसकी nth टर्म क्या कैसे निकालेंगे? a प्लस n माइनस वन इंटू डी से भी निकाल लेंगे। और मैंने अभी कुछ देर पहले याद करवाया था 1 2 3 4 की nth टर्म क्या होती है? n होती है। तो यहाँ पे पावर में क्या लगा देंगे बेटा? n लगा देंगे। लेट्स सपोज ये 1 2 3 4 ना होता, ये देखते हैं। अच्छा, सो कैन यू गाइस सी दिस इज 2 raised to power 1, this is 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4। ये क्या है? 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। सो 2 raised to power 0। नाउ लुक एट दिस, हमें पता है nth टर्म के अंदर 2 तो आना ही आना है। पावर को देख लेते हैं, 0 1 2 3 4। इज इट अरिथमेटिक और नॉट? इसका सीक्वेंस बनाना है। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, बेस नीचे कंफर्म हो जाती है, आपने पावर का सीक्वेंस बनाना होता है कि पावर क्या बनाना है। सो इसकी nth टर्म क्या आएगी? a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज 0, n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का बेटे? 1 का। तो बेटे आंसर क्या आ गया हमारे पास? n माइनस वन। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? तो जो भी एक्सपोनेंशियल होते हैं वो किसी एक नंबर के पावर में जा रहे होते हैं, और उस नंबर की पावर में जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बेस फिक्स कर दें और पावर्स को देखेंगे, पावर्स क्या सीक्वेंस बना देंगे। कैन यू हेल्प मी विद दिस वन? अच्छा, जो समझ आ रहा हो, लाजमी नहीं कि आप पहली टर्म से ही फिगर आउट कर लो, जहां से समझ आ रहा है वहां से तो करो ना। 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, अग्री? एंड वी नो कि दिस इज 3 की पावर 0, दिस इज 3 की पावर माइनस वन, और ये 3 की पावर क्या है फिर? माइनस टू है। क्योंकि 3 की पावर माइनस टू का मतलब क्या होगा बेटे? दिस इज 1/3 स्क्वायर विच विल देन बिकम 1/9। तो दैट इज 3 की पावर माइनस टू। ठीक हो गया? अच्छा, ऑफ कोर्स सीक्वेंसेस का एक इशू हमेशा रहता है, आपको इनके साथ थोड़ा यूज टू होना पड़ता है। मैं एडवाइस दूंगा, मेरे नोट्स बहुत कंप्लीट हैं इस सेक्शन के, अब मैं एडवाइस ये दूंगा कि आप इनको बार बार नोट्स को एक दफा पहले रिवाइज करो। आपके 80% पास पेपर के क्वेश्चन मैंने इसके अंदर ही घुसाए हुए हैं किसी ना किसी तरह, कुछ टेबल में डाले हुए हैं, कुछ वैसे करवाए हुए हैं। तो आप जब ये कर लोगे ना, उसके बाद आपको सीक्वेंसेस के सवाल काफी हद तक समझ आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, सो अब बेटे ये देखो, तो हमें पता चल गया कि इसकी nth टर्म में क्या आने वाला है? 3 की पावर समथिंग, करेक्ट? पावर्स को बाहर निकाल लो, -2, -1, 0 1 2। इज दिस अरिथमेटिक और नॉट? सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, 1 1 ऐड होता जा रहा है। तो इसकी nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला लग जाएगा? a प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म इज -2, n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस इज 1, -2 प्लस n माइनस वन। तो बेटे ये हो जाएगा n माइनस 3। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटे आपके पास? पावर में n माइनस 3। ठीक है? तो अब इनका टेक्निक सीखो। इनका टेक्निक सीखने वाला क्या है कि इसके पावर के अंदर आपने वो देखना होता है कि इसकी पावर के अंदर क्या सीक्वेंस चल रहा है, हम उस पावर को देखते हैं और उस पावर के सीक्वेंस को लेके चलते हैं। यहां तक बात सबको समझ आ गई? इसके साथ हमारा जो चैप्टर खत्म हुआ दैट इज कॉल्ड सीक्वेंसेस। हमने पैटर्न्स को भी देखा ही, ठीक है? अच्छा, और वो पैटर्न्स में, अच्छा गुड बात ये कि पैटर्न्स में पढ़ने वाला कुछ है ही नहीं, तो पैटर्न हम डायरेक्ट पास पेपर के क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है? पैटर्न्स हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली पिक करता है। अच्छा, सो नंबर सीक्वेंसेस में 4 सीक्वेंसेस हमारे सिलेबस में है सिर्फ। नंबर 1 कौन है? जरा जल्दी से रिवाइज कर लो ताकि याद हो जाए। अरिथमेटिक्स नंबर 1, नंबर 2 स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स और उनके शिफ्ट्स, नंबर 3 पहले वर्टिकल पैटर्न चेक होगा, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की तरफ जाएंगे। अगर आपने वर्टिकल पैटर्न चेक किए बगैर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा, ये याद, मतलब लंबा पड़ेगा, गलत नहीं होगा, लंबा पड़ेगा, बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा। तो इट इज नॉट एडवाइज टू डू दैट। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ आया? थोड़ी तसल्ली हुई है पहले से इस चैप्टर की? एक दफा जाके ये चैप्टर रिवाइज जरूर करना, ठीक है? नहीं तो ये भूल जाता है, इसकी छोटी छोटी टेक्निकलिटीज होती हैं, भूल जाती हैं।